Hello guys, so we are starting with the PT 365 economy, and this is the first session. So the first topic is fiscal policy and inclusive growth. Okay, तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है स्टेट फाइनेंसेस. हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है स्टेट फाइनेंसेस. तो अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर. तो हाँ, तो उसमें उसका थीम क्या है, कोपिंग विद द पेंडेमिक, अ थर्ड टियर डायमेंशन. और ये एक एनुअल असेसमेंट है. ठीक है, ये वाली चीज याद रखना कि एक एनुअल असेसमेंट है. दूसरा कि हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस पे है. और अभी क्या, अच्छा एक इसमें ऐसा है कि एक चीज देख लेते हैं कि जो स्टेट्स है उनको कहाँ कहाँ से सारा पैसा आता है, क्योंकि हम उनके फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं. तो हाँ, तो कहाँ से आता है, ये तीन ऐसे टाइप के सोर्सेज है. मतलब कि एक तो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स से जो पैसा आ रहा है. नॉन टैक्स रेवेन्यूज है. और तीसरा है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू में क्या है कि एक तो स्टेट के खुद के कुछ टैक्स रेवेन्यू होंगे जो वो खुद कलेक्ट करते हैं, और होंगे कि जो उन्हें सेंटर देता है. ठीक है, जो उन्हें सेंटर से मिलते हैं. और स्टेट के रेवेन्यू में क्या क्या आता है कि एक तो जो टैक्सेस वो इनकम पे लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन पे लगाते हैं, और टैक्सेस ऑन कमोडिटी सर्विसेज. नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएगा, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और फी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. ठीक है, और फिर है ग्रांट्स. ग्रांट्स जो जो मिलती है उन्हें, जैसे डिजास्टर रिलीफ ग्रांट्स मिलती है, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज मिलती है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स मिलती है. हाँ, तो आपको ये पता होगा कि जैसे टैक्स होता है वो भी दो टाइप के होते हैं. एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है. तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो हमारा वो जीएसटी वगैरह आ जाएगा, और डायरेक्ट टैक्स में ये इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, और जैसे ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है, ये तो स्टेट कलेक्ट करता है. ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस है. इसमें एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, हाँ, जो टैक्स ये सॉरी ग्रांट होते हैं उसमें और लोन्स में क्या फर्क होता है. ओके, तो जो लोन होता है ना, उसमें क्या है कि अगर किसी ने हमको लोन दिया है तो हमें वो वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. बट ग्रांट में क्या है, वो एक मतलब दे दिया तो हमें उसे ऐसा वापस करने का कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमें उसे वापस ही करना है. तो वो हमारी मर्जी है कि हम वापस दें या ना दें. ठीक है, तो ऐसा होता है. तो जैसे वो हमने सुना होगा कि अमेरिका ने ग्रांट इन एड दिया पाकिस्तान को. तो वो एक टाइप की ऐसे समझ लो कि भीख है, कि वो भीख में दे दिए पैसे के, हाँ चला लो अपना काम. तो फिर अभी अमेरिका ने, ये भी सुना होगा ना कि अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान को ग्रांट्स देने बंद कर दिया है जब से उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा है, क्योंकि उनका मतलब पूरा हो गया. तो उन्होंने ग्रांट एड्स देने बंद कर दिया पाकिस्तान को. तो पहले वो $1 बिलियन का भी उन्होंने एड दिया था कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान को ना. तो आगे चलते हैं. तो एक है क्या क्या फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की. तो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं. एक तो ना जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है. मतलब पहले हमारा जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था वो था 4.7% इन 2020 और 2021. अब वो थोड़ा सा कम हो गया है, 3.7% हो गया है इन 2021 और 2022. तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया. दूसरा है कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है स्टेट्स का कंबाइंड, मतलब सारे स्टेट्स का मिला के जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 31% है. ठीक है, होना कितना चाहिए, 20% होना चाहिए. जो ये एन के कमेटी आई थी, FRBM कमेटी भी बोलते हैं हम इसे, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखना, एन के सिंह कमेटी और FRBM कमेटी. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है.
तो इन्होंने ये लिमिट सेट की थी कि 20% होना चाहिए हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो फॉर स्टेट्स, और सेंटर के लिए कितना डिफाइन किया था, 60%, ओ सॉरी 40% किया था। तो 40% सेंटर के लिए इन्होंने लिमिट सेट की थी और 20% स्टेट्स के लिए, जो टोटल की थी 60%। ठीक है, तो एन के सिंह कमेटी का नाम याद रखना। अब यही हमारे वो भी है ना, फाइनेंस कमीशन के हेड है एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। तो ये है, और फिर है कि रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीव्ड इंक्रीजेज एट अ स्टेडी पेस। तो ये वाली स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि अभी के कुछ सालों में हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट हम किस पे देते हैं कि हमने कुछ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है कहीं से भी, तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट तो देनी पड़ेगी, तो वो अभी है ना इंक्रीज होने लग गया है। तो इरोजन ऑफ डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, तो जो भी हमने डेब्ट ले रखा था बाहर की कंट्रीज से, वो भी थोड़ा कम होने लगे। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट पेमेंट करने लग गए ज़्यादा। ठीक है, फिर है मार्केट बोरोइंग। तो द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 63%। तो मार्केट बोरोइंग का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो मार्केट से बहुत ज़्यादा बोरो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मतलब कोरोना की सिचुएशन चल रही थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 63% तक पहुंच जाएगा वो मार्क। इसमें सिर्फ आप ना ये नंबर्स याद मत रखना कि 63% है, ये सब इसका नंबर याद रखना 20%, तो क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन में आता है, तो ये वाले नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है और कौन सी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है, शेयर है जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड का, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक अकाउंट्स, ये जो भी लायबिलिटीज थी स्टेट्स की, अभी वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखना कि वो डिक्लाइन हो रही है। फिर है कि 15 to 25% रेवेन्यू लॉस हुआ है फाइनेंसेस में लोकल अथॉरिटीज़ को। तो जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ है, जिनको स्टेट पैसा देता है आगे, उनके अंदर भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक ये चीज़ देख लो कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टेट रेवेन्यू की। अगर स्टेट के पास ज़्यादा रेवेन्यूज होंगे, मतलब पैसा ज़्यादा होगा, तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, एक कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, और एंश्योर डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, तो हमारे डेब्ट्स कम हो जाएंगे। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है स्टेट फाइनेंसिस का कि इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 2.9%, तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ऊपर हमने पढ़ा था ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ना, हाँ, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट तो डिक्रीज हुआ है, और वैसे फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। तो ग्रॉस में क्या होता है ना, थोड़ी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, तो उसके अंदर कुछ जैसे ग्रांट्स वगैरह होते हैं ना, वो भी ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए उसको ग्रॉस बोल देते हैं। तो वो हमारा डिक्रीज हुआ है, बट फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन एग्रीगेट पब्लिक डेब्ट, तो जो पब्लिक डेब्ट है स्टेट्स का, वो भी इंक्रीज हुआ है। और स्टेट का ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है, वो सबसे बड़ा सोर्स है स्टेट के, मतलब फाइनेंसिस का जो टैक्स रेवेन्यू है ना स्टेट का, वो उसके पैसे का सबसे बड़ा सोर्स है, ऑलमोस्ट 45%। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रखना। तो क्या क्या नुकसान है अगर शॉर्टफॉल होता है स्टेट फाइनेंसिस में। तो नुकसान में होगा कि श्रिंक हो जाएगी रेवेन्यू ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स, पावर डेप्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉपुलिस्ट प्रोग्राम सच एज फार्म लोन वेवियर्स, तो ये ऐसी टाइप की चीज़ें देते हैं जो हम फार्म को वेवियर्स दे देते हैं, तो वो सब होने लग जाएगा। और लो, हाँ सॉरी, क्या रीजंस है, हाँ, तो हम फार्म्स को मतलब ऐसा उनका डेप्थ वेप माफ कर देते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें पैसा नहीं आएगा फिर। और ग्रोइंग सेसेस एंड सरचार्जेस इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, तो सेस और सरचार्ज क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, और रिडक्शन इन शेयर ऑफ यूनाइटेड फंड्स, शॉर्टफॉल इन टैक्स कलेक्शंस,
ड्यू टू कोविड-19, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है? तो जो हमारा सेस होता है ना, वो तो होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लगा रहे हैं, जैसे एजुकेशन सेस, वाटर सेस। और सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। तो अगर कोई ऑलरेडी हम एक टैक्स दे रहे हैं तो उस पर एडिशनल अगर टैक्स लग रहा है तो उसको सरचार्ज बोल देंगे। तो ये डिफरेंस भी याद रखना, ठीक है। फिर आया लोअर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। अभी हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम है। और तीसरा वो ये है एक स्ट्रेन ऑन स्टेट फाइनेंसिंग ड्यू टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो हमें पता है कि न्यूज़ में काफ़ी चलता रहता है कि जो डिस्कॉम्स है हमारी, वो हमेशा लॉस में रह रही है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से जो स्टेट्स है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है। और इसमें क्वेश्चन था कि अभी एक ना ये जो है डिस्कॉम्स है उसके लिए कुछ स्कीम्स भी आई थी उनको, मतलब लॉस से बचाने के लिए। तो वो क्या है स्कीम, किसको पता है? हाँ, तो अभी ना एक रिवैम्प करके एक स्कीम आई थी, RDSS, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो उस वो क्या थी, एक अम्ब्रेला स्कीम है। हमने शायद साइंस एंड टेक वाली पीटी में पढ़ा था इसे। तो वो क्या, एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि जो बाकी सब स्कीम्स चल रही थी ना, 3-4 स्कीम्स चल रही थी। दीनदयाल उपाध्याय वाली एक चल रही थी और एक हर घर बिजली वाली चल रही थी। तो उन सबको इंटीग्रेट करके उस रिवैम्प में डाल दिया है। तो उसके मेन पॉइंट्स क्या थे? एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो डिस्कॉम्स होती है ना उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स होंगी। तो जो भी प्राइवेट एंटिटीज है, मतलब प्राइवेट डिस्कॉम्स है, वो उसके एम्बिट से बाहर है। और इलेक्ट्रिसिटी एज अ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है वैसे तो, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो स्टेट संभालते हैं। तो इसीलिए जो डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये स्टेट्स के अंडर आती है। तो इसलिए उनका जो डेप्ट है वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेटेड वो याद रखना, ठीक है। फिर क्या क्या स्टेप्स लिए है सेंटर ने और आरबीआई ने टू सपोर्ट स्टेट्स। एक तो रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग स्पेस दिया है, तो क्या आप एडिशनल बोरो कर सकते हो। तो इनको क्या है कि पहले इनकी 3% की लिमिट थी बोरो करने की, तो अब उसको बढ़ा के 5% कर दिया। लेकिन उसमें क्या है कि जो 2% इंक्रीज किया ना, उसमें से 1% उन्हें कंपलसरी इन चीज़ों पे खर्च करना पड़ेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब पे 0.25, मतलब वही कि 1 का 4 हिस्सों में डिवाइड करके 1/4 हर एक को देना पड़ेगा। ये वाली चीज़ टेस्ट सीरीज में काफ़ी पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पे याद रखना। तो फिजिकल डेफिसिट लिमिट जो है वो 3% है वैसे तो, अब उसको 5% कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दूसरा है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, तो ये वाली ना अभी बजट में भी ये वाली बात बोली गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, लेकिन वो उन्हें रीपे करना पड़ेगा आफ्टर 50 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन है एक तो ये, और ना ये 50 साल के बाद ही पे करना है। तो ये वो अभी न्यूज़ में था ना, आर्टिकल 293 आर्टिकल था, ठीक है। तो वो न्यूज़ में था क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही ये सब आता है ना कि जो स्टेट्स होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दे सकते हैं। 292 और 293, ये 2 आर्टिकल है इससे रिलेटेड। तो इसमें जो स्टेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हम 50 साल बाद क्यों दे ये सब। तो उसमें क्या होगा ना कि अगर वो 50 साल बाद देंगे तो उसमें अगर जैसे मान लो कि एक स्टेट है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले लिया, तो अगर उसको कहीं और से लोन चाहिए तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि वो पहले से ही कर्जे में है। तो इस टाइप से होगा, तो वो जो स्टेट्स है उनके हाथ बन जाएंगे। तो ये वाला सीन था, तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मना कर रही थी कि हमें ऐसे नहीं चाहिए ये वो।
तो वो था। फिर है हेल्थ सेक्टर के अंदर एक स्कीम है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया 80,000 करोड़ टू द स्टेट्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एज ग्रांट्स। तो ग्रांट की फॉर्म में दिया है, तो देख लो कि ग्रांट की फॉर्म में 80,000 करोड़ दिए स्टेट्स को नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। फिर आरबीआई ने क्या मेजर्स लिए? एक तो सर्टेन रिलैक्सेशंस आर बीइंग परमिटेड फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरे पास मैं सिर्फ 100 रुपये ले सकता हूँ आरबीआई से, मतलब आरबीआई ने मेरे अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये है, तो बैंक मेरे को क्या कहेगा कि तुम ना 20% लोन ले सकते हो सिर्फ, तो मैं 20 रुपये तक का लोन ले सकता हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में 100 रुपये है। तो एक परसेंटेज होती है ना कि अगर हम लोन लेने जाते हैं तो हमारे कोलेटरल का इतना परसेंट हम लोन मिलेगा हमें। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि हमें उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है और हम एक्स्ट्रा पैसा भी बोरो कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है। फिर होता है वेज एंड मीन एडवांस लिमिट्स ऑफ स्टेट्स हैज बीन एनहांस। तो वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है? ये एक मतलब वो है कि अगर मान लो कि मिसमैच हो गया है उसमें बैलेंस शीट में बैंक्स की, तो क्या होगा कि उसको पूरा करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस मिलता है। और इसमें क्या होता है कि 90 दिनों के लिए 90 दिनों का रेपो रेट पे पैसा ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। तो ये बस मिसमैच जो हो जाता है बैलेंस शीट में उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिकोडेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। तो क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चीज क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना गया है, तो उसके डिफरेंस को बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आया है, मतलब हमने कम भेजा है कंट्री से। और अगर नेगेटिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हमारा पैसा ज़्यादा गया कंट्री से और आया कम है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्यों क्यों हो सकता है ये? एक तो शॉर्टफॉल हो गया एक्सपोर्ट्स में, तो अभी हमने देखा कि अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो हमारे पास पैसा कम आएगा, तो फिर शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव हो जाएगा ये। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा हमारा। ठीक है। फिर होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, तो अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। और नेचुरल कैलेमिटीज आ गई है तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा। और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, तो अगर हम पैसा खामखा भेज रहे हैं किसी कंट्री को, लाइक अभी हमने श्रीलंका को दिया था वो ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, तो वो भी इसमें काउंट होगा। और क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के? अगर समझो कि नेगेटिव है, डेफिसिट में, मतलब नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि हमें पैसा ज़्यादा उधार लेना पड़ेगा बाहर से क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। अब उधार ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब कि ज़्यादा पैसा उधार लेंगे तो ज़्यादा लगाएंगे, तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होगा कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है। फिर सरप्लस हो गया, मतलब अगर पॉजिटिव हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट तो क्या होगा शॉर्ट टर्म में? क्या होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पैसा ज़्यादा है कंट्री के पास, तो प्रोडक्शन सब बढ़ जाएगा। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि हम एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री बन जाएंगे, जैसे चाइना है कि वो बहुत एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये सब करता है, तो हम भी ऐसे बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है। फिर है अगला टॉपिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अभी आरबीआई ने क्या रिसेंटली किया है कि जो स्मॉल रिटेलर इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो थ्रू गिल्ट अकाउंट्स और विद द सेंट्रल बैंक अंडर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम याद रखना, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है कि हम डायरेक्टली रिटेलर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच सकते हैं। अब उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, दोनों सेम ही दे दिया तो ये गलत है, तो एक जगह यहाँ पे लिख लो डेटेड सिक्योरिटीज आएगा, ये थोड़ा रॉन्ग दे दिया इन्होंने।
फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं, 4 टाइप्स की होती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे ट्रेजरी बिल और अपना कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, वो जैसे ट्रेजरी बिल्स है, तो देखो ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, लेस देन 1 ईयर के होते हैं। एक तो ये कि हमेशा, हाँ, ये लेस देन 1 ईयर के होंगे। तो लेस देन 1 ईयर में ये या तो 91 डेज के हो सकते हैं, 182 डेज के हो सकते हैं, 364 डेज के हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रेजरी बिल्स में एक तो ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए। और जीरो कूपन सिक्योरिटीज है कि अगर मान लो, हाँ, तो जीरो कूपन सिक्योरिटीज है कि इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और तो ये उसको ही बोलते हैं जीरो कूपन सिक्योरिटीज। और फिर दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट रेट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू। तो जब गवर्नमेंट इन्हें इशू कर रही होगी ट्रेजरी बिल्स को, तो क्या करेंगे कि डिस्काउंट अगर 100 रुपए का है तो आपको 90 रुपए में बेच देंगे। और लेकिन जब आप उसको एक पेपर सा थमा देंगे आपके हाथ में कि लो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और फिर जब आप उसको वापस बेचने जाओगे तो मिलेगी आपको 100 रुपए की। तो 100 रुपए की चीज आपने 90 में खरीदी और फिर आप उसको बेचोगे तो वो 100 रुपए की बिकेगी, तो आपको प्रॉफिट हो गया 10 का। तो वो बोल देते हैं ऐसा ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर एक होती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि जिनमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जो कि फेस वैल्यू पे भरना पड़ेगा आपको हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है। और ये कब से कब तक की होती है, 5 साल से और 40 साल तक के बीच में हो सकती है। तो और कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म है, और ट्रेजरी बिल्स की तरह ही है, बस उसमें एक डिफरेंस है कि वो सिर्फ 91 डेज के होते हैं, मतलब लेस देन 91 डेज। और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स वो मोर देन 1 ईयर के होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गिल्ड्स अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इशू करती है जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज और वो कैश मैनेजमेंट बिल्स वगैरह। और स्टेट गवर्नमेंट इशू क्या करती है, ओनली बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज। तो ये वाली लाइन याद रखना, ठीक है। और वेयर द विच आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट, तो उसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं इसे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो रिस्क फ्री होती है, तो इसलिए उनको गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, गिल्ट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा सेंट्रल बैंक में, फिर उससे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। और अगर कोई पर्सन है आउटसाइड इंडिया, उसको अगर ये खरीदना है तो उसको भी गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा, लेकिन वो मैनेज कौन करेगा, गवर्न बाय दिस एक्ट, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, तो बेनिफिट्स में होगा कि हम इसको ना आसानी से बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो अगर मान लो हमें कैश चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक वो जो पेपर्स हमें मिला था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, उन्हें जाके बेच देंगे सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट्स जो होती है वो ये वाली होती है, जो क्या नाम है इसका, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना हमारे, NSE BSE वो सब। तो सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच देंगे इन्हें, तो पैसा मिल जाएगा। फिर दूसरा होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि वो मतलब हमें सिक्योर अमाउंट में पैसा दे रही है रिटर्न में। तो जो कि जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, स्पेशल सिक्योरिटीज लाइक ऑयल बॉन्ड्स, उदय बॉन्ड्स, तो इन सब में हमें पैसा मिल रहा है, मतलब अट्रैक्टिव रिटर्न मिल रहा है। फिर हेल्प RBI टू मैनेज लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू जो RBI इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। अगर मान लो उसको सक आउट करना है लिक्विडिटी को, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कहते हैं, मतलब हाँ, अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो मतलब पैसा बाहर निकालना है। एक सेकेंड।
हाँ, तो सॉरी, तो चलते आगे। तो क्या था, अब मैं कह रहा था कि अगर इन्फ्लेशन को कम करना है आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करेगा कि पैसे को बाहर निकालेगा मार्केट से। तो वो पैसा बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो पैसा खींच लेगा सारा। और अगर पैसे को इंजेक्ट करना है तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो कर देगा, सॉरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा। तो हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसा इंजेक्ट कर देगा। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगा तो पैसे को सक आउट कर लेगा। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना ये, मतलब थोड़ा इमेजिनेशन करके देख लेना तो पता चल जाएगा। फिर है रिस्क फ्री होती है ये, और एक वही मतलब रिस्क फ्री होती है, तो हमें डिलीवरी अगर हम दे देंगे तो हमें टाइम पे पेमेंट वगैरह मिल जाती है, ये सब है। और फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट है, तो हम कभी भी कर सकते हैं 91 डेज से और 40 इयर्स तक के लिए। मतलब अगर हमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी चाहिए तो 91 डेज की ले लो, लॉन्ग टर्म चाहिए तो 40 इयर्स तक की ले लो। तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिस्क क्या क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एक तो लिक्विडिटी रिस्क है कि अगर मान लो हमें कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। और मार्केट रिस्क है कि मान लो मार्केट में बढ़ गया है मार्केट या कम हो गया है तो रिस्क ज़्यादा है, तो मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसके हिसाब से भी हमारे रिटर्न अफेक्ट हो सकता है। तीसरा है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि अगर मान लो हमें अगर लॉन्ग टर्म वाली लेंगे, ये जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह है, ये तो अपनी जीरो इंटरेस्ट वाली है कि हमें इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वाली लेंगे जैसे डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह, तो उसमें तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हर हर बार मतलब पैसा लगाए बार बार, लेकिन अगर मान लो हमें लास्ट में आगे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो थोड़ा री इन्वेस्टमेंट का भी रिस्क है। फिर है बॉन्ड यील्ड्स डिकोडेड। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बता रखा है कि बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज कैसे होते हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं कि हमें जो बॉन्ड्स खरीदते हैं या जो गवर्नमेंट हमें बॉन्ड्स दे रही है, तो मान लो अगर उस पे जो हमें रिटर्न मिलता है ना, उसको यील्ड बोलते हैं। थोड़ी फैंसी सी टर्म है, यील्ड बोल देते हैं उसे। ठीक है, तो कितना हमें रिटर्न मिल रहा है उस बॉन्ड पे। तो अगर इंक्रीज कैसे होगा रिटर्न हमारा, अगर फॉल कर जाएंगे बॉन्ड के प्राइसेस। तो मान लो बॉन्ड 100 रुपए का था और हमने उसे खरीदा था 90 रुपए का, और 90 का खरीदा था, अगर हम बेचने जाएंगे तो हमें 100 रुपए मिलते ना बॉन्ड पे, तो मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, फॉल करके उसके प्राइसेस, तो मतलब वो 90 रुपए का हमने खरीदा था, अब वो 80 रुपए का मिल रहा है हमें, और बिकेगा तो वो 100 का ही, तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर फॉल करेंगे प्राइसेस बॉन्ड के तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है जो बैंक देता है हमें। तो मान लो अगर इंटरेस्ट रेट बैंक का राइज कर गया तो लोग क्या करेंगे, जाएंगे बैंक में और वहाँ पे पैसा जमा करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट तो बैंक में मिल रहा है। बॉन्ड क्यों खरीदेंगे, वो बॉन्ड इसलिए खरीदते हैं लोग कि उन्हें जल्दी से पैसा मिल जाए, मतलब ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट बैंक का इंक्रीज कर रहा है तो लोग वहाँ पे जाके पैसा जमा कर रहे होंगे अपना। तो अगर वहां जाके पैसा जमा करेंगे तो क्या इसकी डिमांड कम हो जाएगी बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी तो प्राइस फिर से डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज हो गया तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा इनडायरेक्ट रिलेशन है ये। फिर है स्पेकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अगर मान लो इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो भी इंक्रीज हो जाएंगे इसके प्राइसेस। फिर है राइज इन इन्फ्लेशन। तो अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी जो रिटर्न है हमारा बॉन्ड्स का वो इंक्रीज कर जाता है। और फिर ये क्या क्या मतलब जो इंक्रीज हुआ है बॉन्ड यील्ड, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है कि मेकिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव। तो अगर हाँ, बॉन्ड यील्ड्स क्या क्या मतलब किस किस चीज़ पे अफेक्ट डाल सकते हैं। एक तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं ये, कि हमें इक्विटी में तो इन्वेस्ट ही नहीं करना है, तो उससे आप तो बॉन्ड्स वॉन्ड्स खरीद लेंगे। दूसरा है कि राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तीसरा है राइज इन द वॉलेटिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है तो इकोनॉमी में भी मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी। फिर है इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कौन इशू करता है,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई करता है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाली चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लो इसे। दूसरा है कि इशूइंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, ई कुबेर। तो ये चीज याद रखना कि ई कुबेर जो प्लेटफॉर्म है उस पे वो वहां पर मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑप्शन किया जाता है। तो ये एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है आरबीआई का फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑप्शंस। तो और जो नॉन ई कुबेर मेंबर्स है वो क्या करेंगे, इंक्लूडिंग जैसे कि नॉन स्केड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी ऑप्शन थ्रू स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स। तो ये जो प्राइमरी डीलर्स है ये क्या होते हैं, ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर होते हैं। कुछ जैसे लोग हैं, मतलब क्या कहते हैं उसे, मिडल मैन कह सकते हो आप। जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद या बेच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स। तो या तो आप ई कुबेर पे खरीदो, और अगर वहां नहीं खरीद रहे हो तो जो नॉन ई कुबेर मेंबर्स है वो प्राइमरी डीलर्स वगैरह से या स्केड्यूल कमर्शियल बैंक से खरीद सकते हैं। तो जो ये नॉन स्केड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ये ई कुबेर पे रजिस्टर्ड नहीं है ये वाले बैंक्स। तो ये वाले बैंक्स या तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक से खरीदेंगे या प्राइमरी डीलर्स से खरीदेंगे, ठीक है। फिर आता है क्लियरिंग एजेंसी। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है एक एंटिटी जो कि एक्ट करती है सेंट्रल काउंटर पार्टी, दैट इज एक्ट एज अ सेलर टू द बायर एंड बायर टू द सेलर ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन। तो ये मतलब वही मिडल मैन की तरह है कि हाँ, तो दो आदमी अगर खरीद बेच रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उनके बीच में खड़ा है कि अगर आपको खरीदना है तो मेरे से होके खरीदो, और मैं बेचना है तो मेरे से होके बेचो, ठीक है। तो एक मिडल मैन की तरह है ये। फिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उनका इम्पैक्ट क्या है। तो कुछ अभी इनिशिएटिव्स ली गए रिसेंटली। तो हमने एक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम तो अभी पढ़ ही लिया कि उसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी, जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो भी खरीद सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। और नो फी विल बी चार्ज फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज। तो ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी किसी भी सर्विस के लिए। इम्पैक्ट क्या होगा कि इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा और ये सब होगा। तो ये पढ़ लेना कि और देयर आर नो स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स ऑन डायरेक्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो कोई ऐसा स्पेशल टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर रहे हो तो आपको एहसान कर रहे हो गवर्नमेंट में और वो आपका टैक्स में कुछ कटौती कर देंगे, नहीं। तो ऐसा है। फिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम फ्रॉम आरबीआई विद एम टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 1 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल। तो अभी गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, क्यों, ताकि वो पैसे को इंजेक्ट कर सके मार्केट के अंदर। तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, प्रिवेंट क्राउडिंग आउट। तो अगर हाँ, प्रिवेंट क्राउडिंग आउट और डिक्लाइन इन द बॉन्ड यील्ड एक्ट एज अ फिलिप फॉर द इक्विटीज मार्केट। तो जो बॉन्ड यील्ड है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन भी आ सकता है। फिर है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है, कोई एक टाइप का ये लॉन्ग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ये एक ऑपरेशन होता है एक टाइप का, जिसमें कि हम जो नॉर्मल हमारा रेपो रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, उससे थोड़ा सा ऊपर ही हम, मतलब अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि बैंक को एनपीए वगैरह आ गया है बैंक में, तो उसमें अपने बैंक को थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए अपने वो मेंटेन करने के लिए फंड्स। तो उसमें ना वो जब आरबीआई से लोन लेंगे तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस पे लेंगे। तो मतलब जो नॉर्मल रेपो रेट होता है उससे थोड़े हायर वैल्यू पे, और थोड़े वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि 1 to 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। फिर है वही क्या करेगा ये कि एक तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है रेदर देन शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, मतलब ये भी शॉर्ट टर्म की होती है, तो ओवरनाइट फैसिलिटी होती है। और 1 और 3 ईयर के लोन्स दिए जाएंगे बैंक को एट एन इंटरेस्ट रेट सिमिलर टू ओवरनाइट रेपो। तो ओवरनाइट रेपो क्या होता है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में देते हैं ना, कि अगर मान लो रातों रात पैसा चाहिए, तो क्या है कि अगर 100 रुपये पे 1% का इंटरेस्ट लग रहा था, तो हम 2% पे देंगे तुम्हें, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देंगे। तो वो फिर है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या है कि ऑपरेशन ट्विस्ट आया था, तो उसमें क्या था कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज थी ना,
उसको खरीद लिया था आरबीआई ने और शॉर्ट टर्म को डाल दिया था। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म होती तो अभी तो कुछ फायदा हो नहीं रहा था लोगों को। तो वो चाह रहे थे कि जो लॉन्ग टर्म है वो हम निकाल लें और शॉर्ट टर्म डाल दें ताकि लोगों के पास जल्दी से पैसा आ जाए, तो ताकि वो जब सिक्योरिटीज को बेचे तो ज़्यादा जल्दी पैसा आ जाए, तो उसको बोलेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है टू ब्रिंग डाउन लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स, तो जो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स थे उनको चेंज करके शॉर्ट टर्म बना दिया था। तो ये था। फिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सून टू ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स देख लो क्या होता है। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विच मैच्योरिटीज ग्रेटर देन 1 ईयर। तो ये वाली स्टेटमेंट याद रखना। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में वो वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी ग्रेटर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पता ही है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क। तो ये याद रखना कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है वो नो रिस्क, तो गवर्नमेंट तो हमारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती ना, तो उसको नो रिस्क सिक्योरिटी होती है। तो हम अगर खरीदेंगे तो हमारा कभी नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमें पैसा दे ही देंगे गवर्नमेंट, तो इसलिए वो नो रिस्क फैसिलिटी होती है। उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वाला वर्ड याद रखना क्योंकि एक एग्जाम में भी पूछा गया है ऐसा कि गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें एक था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो ये वर्ड याद रखना, ठीक है। फिर क्या क्या बेनिफिट्स है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस को ज्वाइन करने के लिए। एक तो फॉरेन इनफ्लो आएगा डेब्ट मार्केट के अंदर हमारे, जो रिड्यूस करेगा कमर्शियल बैंक्स का प्रेशर टू एब्जॉर्ब गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बिल्ड गुडविल फॉर द इंडियन बॉन्ड मार्केट। तो जो हमारे इंडियन बॉन्ड्स होते हैं उसको अगर बाहर के लोग भी खरीद पाएंगे और वो बाहर भी बिकेंगे तो क्या होगा, इंडियन बॉन्ड्स के मतलब इज्जत बढ़ जाएगी, तो अच्छा इमेज बनेगी हमारी, तो ये होगा। और इनफ्लो बढ़ेगा, फॉरेन इनफ्लो बढ़ेगा, मतलब बाहर के लोग खरीद रहे तो पैसा भी ज़्यादा आएगा हमारे पास। फिर है कि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडियन रुपीस को और हेल्प करेगा गवर्नमेंट को फॉर इट्स गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, ठीक है। ये वाली चीज़ देख लो कि इम्पोर्टेंट है ये कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा है कमर्शियल बैंक्स। सेकंड नंबर पे जो इंश्योरर्स होते हैं ना, इंश्योरेंसेज जैसे LIC वगैरह, तो सेकंड नंबर पे इनके पास। फर्स्ट पे है कमर्शियल बैंक्स। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा उधार लेती है गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से लेती है, फिर इंश्योरर्स से लेती है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी बतानी चाहिए कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा डेप्ट जो है वो इंटरनल डेप्ट है, मतलब इंडिया के अंदर से ले रहे हैं हम, उसके बाद बाहर से। और तीसरा शेयर देख लो RBI के पास है। तो ये फर्स्ट 3 याद रखना, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस और रिजर्व बैंक, ठीक है। हाँ, फिर आता है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में क्या है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आया है। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आज पहले से मतलब पिछली डेट से वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेटेड। तो ये लिखा है ना इसमें बैकवर्ड लुकिंग। तो मतलब अगर मान लो ऐसा लिखा है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है ये, तो उसका मतलब क्या है कि वो पहले वाली डेट से लागू होगा। ऐसे ये रेट्रोस्पेक्टिव एक टैक्स आया है। तो अभी पार्लियामेंट ने थोड़ा अमेंडमेंट किया है इसमें, टैक्स लॉज जो थे टैक्स लॉज में, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और फाइनेंस एक्ट 2012 में, और उसमें से स्क्रैप कर दिया है 2012 वाला ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब देख लिया हमने, बैकवर्ड लुकिंग टैक्स है यूज्ड बाय नेशन टू रिमूव टैक्स एनोमलीज। तो क्यों लगाते हैं हम कि मान लो आज एक कंपनी ने ना कुछ लूप होल ढूंढ लिया कि मुझे टैक्स बचाना है, तो वो बचा ही लेंगे टैक्स को, तो कुछ लूप होल ढूंढ के। तो मान लो सरकार एक टैक्स आज टैक्स लॉ लेके आई है आज, तो 5 साल हो गए उस टैक्स लॉ को, लेकिन कंपनी ने कुछ ऐसा लूप होल ढूंढ लिया है कि वो 5 साल से टैक्स पे ही नहीं कर रही। तो अब गवर्नमेंट को ये बात पता चल गया, तो वो एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेके आएंगे। उससे क्या करेंगे कि जो भी उस कंपनी ने 5 साल से जो टैक्स नहीं भरा है वो सब उसको भरना पड़ेगा, उस लूप होल को खत्म कर देंगे। तो रिमूव जो भी टैक्स के अंदर जो भी घोटाले चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए। और इट अलाउज द कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स आइटम सर्विसेज
deals and charge companies from time behind the date on which the law is passed. तो ये वाली चीज याद रखना. फिर है in India it was introduced in 2012 empowering income tax department to raise tax on capital gains arising from indirect transfer of assets located in India. तो पहले जो 2012 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर दी गई थी कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स ले सकते हैं, जो भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं ना एसेट्स को इंडिया के अंदर उसमें. तो अभी क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं. एक तो ये नलीफाई कर दिया है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो भी होंगे वो खत्म कर दिया है, उसके ऊपर कोई ऐसा टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे रेट्रोस्पेक्टिव. फिर है जो भी अगर अभी तक अगर टैक्स लिया है ना अंडर सेक्शन 244 तो उसको विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा. ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस हुआ है पहले. फिर है ऑफशोर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंडियन एसेट्स. तो जो इंडिया से बाहर जो भी ट्रांजैक्शन चल रही है जिसके अंदर इंडियन एसेट इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर तो अभी भी टैक्स लगेगा. तो क्योंकि उसके ऊपर तो पहले भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगता था, लेकिन उसके ऊपर टैक्स तो अभी भी लगेगा. ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2012. तो जो 2012 के बाद जो भी ऐसा चीजें हो रही है उस पर तो अभी भी टैक्स लगेगा. फिर है सॉवरन राइट टू टैक्स एंड इट्स लिमिट्स. तो राइट टू टैक्स याद रखना एक कोर सोवरन पावर है. और ये पता होगा कि जो हमारे टैक्स भरने की जो ड्यूटी है वो पहले इसमें थी, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में आई थी. मतलब रिकमेंड करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने कि हमें एक फंडामेंटल ड्यूटी रखना चाहिए राइट वो पेइंग टैक्सेस को, बट वो फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ. लेकिन टैक्स हमारी जो है लीगल ड्यूटी है अभी भी. तो ये वाली स्टेटमेंट याद रखना कि टैक्स राइट वो पेइंग ऑफ टैक्सेस इज अ लीगल ड्यूटी. ठीक है. फिर है तो क्या कंक्लूजन होगा रेट्रोस्पेक्टिव इससे कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, स्टेबल रहेंगे और प्रिडिक्टेबल टैक्सेशन रिजीम. तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा इन्वेस्टर्स को कि हाँ भाई अगर आप इन्वेस्ट करोगे इंडिया में तो ऐसा कोई इस टाइप की दिक्कतें नहीं आएंगी आपको. तो ये रिकवरी करने में भी हेल्प करेगा हमारी. ठीक है. फिर आता है ये वाली टर्म जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल. ये काफी टेस्ट सीरीज में भी पूछ लिया. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट. तो अभी जो OECD है उसने रिलीज किया है 2 पिलर मॉडल रूल्स फॉर डोमेस्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स. तो क्या है कि हर एक कंपनी अलग अलग, अब जैसे गूगल है उसको यूएस में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है लेकिन इंडिया में कम देना पड़ता है, या चाइना में कम देना पड़ता है. तो क्या होते हैं वो कंपनीज है ना वहीं जाकर सेटअप होती है. तो जैसे अब ये सुना होगा कि चाइना से निकल के कंपनीज जो है वो वियतनाम में जा रही है, यूं जा रही है. तो क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है. सिंगापुर में टैक्स कम है और दुबई में भी जीरो है बिल्कुल ही इनकम टैक्स. तो इस टाइप से जो चीजें है ना, तो उसको कम करने के लिए एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट आया. तो इसमें क्या होगा, 15% सभी को लगाना पड़ेगा मिनिमम. उससे क्या होगा कि जो कंपनीज है वो हर जगह, मतलब ऐसा एक टर्म आती है इससे रिलेटेड, ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. तो जो कंट्रीज है उनको जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उसी कंट्रीज में अपना बेस बनाएंगी. तो फिर ये तो दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर मान लो इंडिया में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो इंडिया में ज्यादा बेस बनाएंगी यूएस की कंपनीज. तो फिर इंडियन कंपनीज का क्या होगा. तो और टैक्स भी कम दे रही है. तो इंडिया मतलब एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स लगाना चाह रहे हैं कि भाई 15% लगा दो आप, ताकि सबको इतना तो हो ही. तो ये वाली टर्म याद रखना कि डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टर्म रेफर्स टू. तो इट रेफर्स टू tax planning strategies used by multinational companies that exploit gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profit to low or no tax location. तो जहाँ पर भी उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा या टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा वो उस वाली लोकेशन पे शिफ्ट कर जाएंगे ताकि उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो और टैक्स कम देना पड़े. तो ये टर्म है, ये मतलब है इस टर्म का. ठीक है. तो कैसे वर्क करता है इन्होंने ये बता रखा है कि एक कंपनी का अगर मान लो हेडक्वार्टर कंट्री ए में है तो कंट्री बी में,
हाँ, तो उसको जहाँ पर टैक्स 11%, मतलब एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कंट्री ए में, इज रिपोर्टिंग इनकम इन कंट्री बी, तो उसकी इनकम जो आ रही है वो कंट्री बी से आ रही है, तो वहाँ पे उसको 11% टैक्स देना पड़ रहा है। अगर मान लो 15% मिनिमम टैक्स रेट हो जाए तो क्या होगा कि कंट्री ए वुड टॉप अप द टैक्स कलेक्ट बाय अनदर 4%, तो अब उसको 4% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे वो उससे, ताकि उसका टोटल हो जाए 15%। ठीक है, ऐसा, तो ये चीज होगी, तो उसको बोलेंगे टॉप अप टैक्स, ये वाली टर्म भी याद रखना। फिर आता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रिक्वायर्स कंट्रीज टू इम्पोज मिनिमम टैक्स ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज टू काउंटर एफर्ट्स बाय सच फर्म टू एस्केप टैक्सेस इन देयर कंट्री ऑफ ऑपरेशंस। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी ग्लोबल मिनिमम टैक्स की। तो इसमें क्या है कि हर साल अगर हम इसको अप्लाई कर देंगे तो इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा हमारा कंपनीज से। ठीक है, तो ये चीज़ है बस इसमें। अब जैसे ये है गूगल, अमेजोन वगैरह, तो who will be forced to pay taxes to the country based on where their goods and services are sold regardless of their where there is। हाँ, तो ये वाली चीज पहले भी थी ना हमारी, इसमें एक टैक्स आता है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन जो लेवी लगता है वो क्यों लगता है, क्योंकि अगर जैसे इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे लगता है या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है जो कि इंडिया के अंदर बेस्ड है। लेकिन गूगल वगैरह है, उनका हेडक्वार्टर तो दूसरी कंट्री में है, तो उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स एक्ट है जो इंडिया का, वो अप्लाई नहीं होता, तो उनको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता। तो उनके लिए एक अलग से इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स लेके आए थे, वो स्पेशली था जो कि कंट्रीज जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है, तो उनके लिए था, जैसे लाइक गूगल, अमेजोन। तो इक्वलाइजेशन लेवी को हम और क्या बोलते हैं, गूगल टैक्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, गूगल टैक्स क्या है, तो इक्वलाइजेशन लेवी। तो अभी जो ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स होगा ना, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी को भी ओवरकम कर देगा। तो ये उन सभी कंपनीज पे होगा, जैसे गूगल है तो वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस पे भी लगेगा ये टैक्स, तो हमें इक्वलाइजेशन लेवी अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एडवांटेज होगा। तो ओईसीडी का ये 2 पिलर प्लान क्या है कि जो ओईसीडी है और G20 कंट्रीज है, उनका ये एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं वो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए, जिसमें कि 139 कंट्रीज इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू पुट एन एंड टू टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटेजीज। तो जो ये कंपनी है ना कि टैक्स को बचाने के लिए कुछ कुछ करती रहती है, तो उसके लिए लेके आए ये एफर्ट। तो इसमें नया एक 2 पिलर प्लान लेके आया, जिसमें कि एक इम्प्लीमेंट करेंगे 15% टैक्स, और इंश्योर करेंगे कि जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज है वो फेयर शेयर ऑफ टैक्स दे अपना, वेयर दे ऑपरेट, मतलब अगर इंडिया में ऑपरेट करे तो वहाँ पर प्रॉपरली टैक्स दे वो। ठीक है, और दिस इंक्लूड्स ग्लोब रूल्स। तो ग्लोब रूल्स एक चीज आई है, तो ग्लोब रूल्स क्या है कि दे प्रोवाइड टैक्सेशन सिस्टम टू एंश्योर लार्ज एमएनसीज टू प्रोवाइड द मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स। तो वही चीज बार बार रिपीट करे जा रही है इसमें। तो रूल्स विल क्रिएट अ टॉप अप टैक्स। तो हमने टॉप अप टैक्स देखा था ऊपर की, अगर मान लो 11% लग रहा है कहीं पे, तो उस पर 4% का एक्स्ट्रा लगा देंगे टॉप अप टैक्स, ताकि वो टोटल 15% मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इफेक्टिव जो टैक्स है वो 15% से नीचे होना ही नहीं चाहिए। अब अगर क्या होगा एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है इसकी इंडिया पे। एक तो इफेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स रेट है वो बढ़ जाएगा, कि अब अगर हमारा मान लो कंपनियों से कम टैक्स आता है, हम तो बहुत कम टैक्स लगाते हैं इंडिया वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते, तो अभी वो बढ़ जाएगा, तो हमें फायदा है इंडिया को, तो इंडिया का डोमेस्टिक टैक्स रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इट विल मीन दैट रिमूवल ऑफ तो ये वो कह रहे हैं कि इक्वलाइजेशन जो लेवी टाइप के जो टैक्सेस लगे हुए हैं, जो कि 2016 में हमने लॉन्च किया था, वो हटा दो उन्हें, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इस टाइप के टैक्सेस की। और जो लार्ज इंडियन हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज है, to comply with Pillar 1 rules, and India will need to share its taxation right with other countries, losing revenue from other not so digitized countries। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया को कुछ टैक्स तो मिलेगा ही, वो तो फायदा है ही जो गूगल वगैरह से है, लेकिन इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको भी तो फिर बाहर टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर वो नुकसान भी है हमारा, तो वो वाली दिक्कत है। तो
कुछ कंपनीज है जो हमारी टॉप 100 में है, उससे हमें नुकसान भी होगा क्योंकि वो बाहर भी टैक्स दे रही है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, तो वो वाला नुकसान है हमारे लिए। हाँ, तो ये भी कर लेते हैं। फिर है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टॉपिक है उसके अंदर ये आता है एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेब्ट। तो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू वो देखा ही था क्या डिफरेंस है, कि टैक्स रेवेन्यू तो अपना है ही टैक्स, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये आते हैं जो क्या होता है, जो पढ़ा था ना हमने, जो ये मोनेटाइजेशन वगैरह करके आते हैं या फीस लगा देते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो सबसे आता है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अब इंडिया में क्या बात चल रही है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट बाय आरबीआई। क्या मतलब होता है इसका कि अगर मान लो अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट है, तो कोई बताएगा कि कितनी लिमिट होती है फिस्कल डेफिसिट की? हाँ, तो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट है 3%। तो ये याद रखना, 3% लिमिट है फिस्कल डेफिसिट की वैसे तो, लेकिन अभी कोविड के चलते बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना, 6% कुछ हो गया था फिस्कल डेफिसिट ये सब। तो उसमें अभी ये कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए आरबीआई क्या करे, पैसे छापना शुरू कर दे, तो प्रिंट करना शुरू कर दे मनी को, ताकि और फिस्कल डेफिसिट का जो भी हमने बोरोइंग कर रखी है वो भर दे पैसा, तो खत्म हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो ये इसकी डेफिनेशन देख लो पहले कि डीमोनेटाइजेशन, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो सेंट्रल बैंक है वो मनी को प्रिंट करेगा टू ट्यून द एकोमोडेटिंग मैसिव डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उधार लेती जा रही है, खर्चा करती जा रही है, और फिर प्रिंट कौन करेगा? आरबीआई प्रिंट कर करके उसे भरता रहेगा। फिर ये तो नुकसान है, मतलब वैसे फायदा है इसमें कि पैसा भर दो, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स इनकम। तो जितना हमारा पैसा मतलब इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं हम, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो अभी हमारा जो पेंडेमिक था उसमें क्या था कि लोअर टैक्स कलेक्शन था, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर था, हमने पैसा बहुत खर्च किया है हेल्थ वगैरह पे और इन सब पे। तो क्या हुआ है, इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.3 पे पहुंच गया था, लेकिन अभी वो थोड़ा कम हुआ है क्योंकि खुलने लग गया है हमारा वो। तो अभी 2021 और 22 में 6.8% हो गया, लेकिन लिमिट याद रखना 3% है, ठीक है। फिर है ये बता रखा है इन्होंने कि इट हैपन्स व्हेन गवर्नमेंट प्राइवेटली प्लेसेस इट्स बॉन्ड विद द सेंटर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करेगा प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है कि जब फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो फर्स्ट टाइम परचेज या सेल करे जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, लेकिन वो दूसरी तीसरी बार करे जाते हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो उससे क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा मनी सप्लाई। तो अब सपोज करो कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली है, तो पैसा दे रहा है उसके बदले में, पैसा दे रहा है तो मतलब इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्ट करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट मे नॉट necessarily improve the actual printing of currency as central bank would। हाँ, तो अगर हम ऐसे करने लग जाएंगे ना कि प्रिंट कर करके मनी को और फिस्कल डेफिसिट को खत्म करते जाए, तो क्या होगा, इट इज रेफर टू एज हेलीकॉप्टर मनी। तो उसको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी के, ये वाली टर्म आई थी कि हम हेलीकॉप्टर से मतलब ऐसा पैसा बरसा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। व्हेन लार्ज सम्स ऑफ न्यू मनी आर प्रिंटेड टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग क्राइसिस। तो अगर मान लो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस में है और हम क्या किए जा रहे हैं, उसकी हालत सुधारने की बजाय, ढूंढने के बजाय कि क्या प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमी के अंदर, हम मनी को प्रिंट कर करके और बांटे जा रहे हैं कि लो पैसे की कमी हो रही है तो और छाप रहे और छाप रहे, तो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। तो टर्म याद रखना, ये टर्म्स मतलब ऐसे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज वगैरह में तो पूछ ही लेते हैं। और कंसेप्ट याद रखना कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो क्या होगा, अगर हेलीकॉप्टर मनी आ जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस टाइप की चीजें। फिर है फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। तो अगर फिस्कल डेफिसिट मान लो हो गया हमारे पास, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा भरने के लिए, खत्म करने के लिए? तो कहाँ से आएगा कि या तो हम डेप्ट लेंगे। अब डेप्ट हम कैसे कैसे ले सकते हैं, या तो इंटरनल डेप्ट ले सकते हैं, मतलब कि कंट्री के अंदर से ही,
जैसे मान लो गवर्नमेंट ने किसी बैंक से ले लिया या किसी पीएसयू से ले लिया, किसी आदमी से ले लिया, इस टाइप से। और एक्सटर्नल डेब्ट मतलब कि आउटसाइड द कंट्री, जैसे आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, तो वहां से लेंगे तो एक्सटर्नल डेब्ट। तो क्या है कि डेब्ट कैसे लेते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स है ना, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, बॉन्ड्स है, ये इशू करता है गवर्नमेंट। तो याद रखना कि जो हमारा ये है इंटरनल डेब्ट है वो ज्यादा है, मतलब कि गवर्नमेंट जो पैसा ज्यादा बोरो करती है वो इंटरनल डेब्ट मतलब विद इन द कंट्री करती है। ये भी एक क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज में। तो फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हम टैक्स को रेज कर दें, कि जो टैक्सेस हम लेते हैं लोगों से, इनकम टैक्स वगैरह, उसको रेज कर दे, तो वो भी एक फाइनेंसिंग सोर्स हो सकता है फिजिकल डेफिसिट का। तीसरा हो सकता है कि मोनिटाइज कर दे, मतलब कि प्रिंट करने लग जाए मनी, प्रिंटिंग ऑफ मनी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें भी दो टाइप्स है, एक तो इनडायरेक्ट मोनिटाइजेशन, एक है डायरेक्ट मोनिटाइजेशन। इनडायरेक्ट में क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करते हैं हम, कि आरबीआई जो है वो बॉन्ड परचेज करेगा सेकेंडरी मार्केट से और फिर फ्रेश मनी को इन्फ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि जो आरबीआई वो डायरेक्टली परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्राइमरी मार्केट से और फिर प्रिंट मनी कर देगा टू फाइनेंस द स्पेंडिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब एक बार हमने बाय करा और उसके बाद क्या कहते हैं, जितनी भी मनी गवर्नमेंट को चाहिए उतनी प्रिंट करके दे देंगे हाथ में उनके। और दूसरा है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये दो टाइप्स है। फिर अभी क्या क्या कैसे कैसे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हुआ है इंडिया में। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन डेफिसिट था थ्रू एडहोक ट्रेजरी बिल्स। एडहोक का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। टेम्परेरी हम ट्रेजरी बिल्स बनाते थे और फिर उसको सेल परचेज कर देते थे, तो उससे डेफिसिट के पैसे आ जाते थे गवर्नमेंट के पास। फिर था ये अपना वेज एंड मीन्स एडवांस। तो हमने ये देखा था कि 90 डेज के लिए रेपो रेट पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेगी मिसमैच में। तो वो आया था, वो भी एडहोक ट्रेजरी बिल्स को उसने रिप्लेस कर दिया था वेज एंड मीन्स एडवांस को, ठीक है। तीसरा फिर आया एफआरबीएम एक्ट आ गया। तो एफआरबीएम एक्ट ने कहा कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है, जो ये वाली मोनेटाइजेशन है, इसको बैन कर दिया कि ये मतलब सही नहीं है, तो इसको प्रोहिबिट कर दिया एफआरबीएम एक्ट 2003। और फिर था ये एस्केप क्लॉज एक आया। एस्केप क्लॉज क्या होता है, ये एफआरबीएम में अमेंडमेंट लेके आए थे 2017 में, तो उसमें एक एस्केप क्लॉज आया था। तो इसमें एस्केप क्लॉज का क्या मतलब होता है, बताए तो कोई। हाँ, तो एस्केप क्लॉज का मतलब होता है कि जैसे मान लो फिजिकल डेफिसिट था वो 3%, एफआरबीएम एक्ट ने लिमिट कर रखा है 3% पे, ठीक है। लेकिन एस्केप क्लॉज में क्या होता है कि अगर मान लो कोई कोविड वाली सिचुएशन आई है, तो उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी, अब जैसे 9% हो गया, क्या हुआ है वो, क्योंकि लिमिट तो 3% की है, लेकिन फिर भी 9% कर दिया हमने। क्यों कर दिया, क्योंकि एस्केप क्लॉज है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि हमें ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो क्या कहते हैं हम, ये जो होता है ना फिजिकल डेफिसिट, वो मतलब अप्लाई नहीं होता है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि जो फ्लेक्सी है ना ये अपना फिजिकल डेफिसिट, वो फिक्स नहीं होना चाहिए 3%। अगर कोई मतलब ऐसे गलत सी सिचुएशन आ गई है तो उसमें वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एस्केप क्लॉज। तो इसके बारे में ये चीज़ याद रखना है, एस्केप क्लॉज के बारे में इम्पोर्टेंट वर्ड है ये बहुत, क्योंकि अगर हम अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया था काफ़ी, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ा था ना, एक कमेटी भी आई थी एफआरबीएम एक्ट पे, तो उस कमेटी का क्या नाम था, हाँ, तो एन के सिंह कमेटी आई थी, उसको हम एफआरबीएम रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसने एक लिमिट भी सेट की थी कि 20% जो है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए स्टेट्स का, और 40% होना चाहिए सेंटर का, मिला के 60% होना चाहिए टोटल।
कुछ रीजंस होते हैं, रीजंस बिहाइंड डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो अब इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों उठ रही है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की? टू फाइनेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकवरी प्रोग्राम्स। तो अभी गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सब चल रहा है, तो उसकी पैसा कहाँ से आएगा? तो उसकी मतलब चिंता में ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर दो। फिर है कि मिटिगेटिंग डिफ्लेशन एंड स्टिमुलेटिंग मॉडरेट इन्फ्लेशन थ्रू हायर पीपल स्पेंडिंग। तो अभी क्या है कि अगर मान लो कि पैसा जैसे छापने लग जाएंगे, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करने लग जाएंगे, तो लोगों का जो पैसा है मतलब उन पे टैक्स कम लगेगा, तो उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा। पैसा ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो एक मॉडरेट जो है इन्फ्लेशन बना रहेगा। ठीक है, तो हमें इन्फ्लेशन का भी हमारा एक लिमिट है 2 मतलब 4% है, 4 में ±2, तो मतलब टोटल जो रेंज है उसकी 2 से 6%। अभी हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 6% से भी ऊपर चला गया था। ठीक है, फिर है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी कंट्री के अंदर। इन्फ्यूज लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए भी है, तो अभी हमने देखा ही था वो। तो अदर बेनिफिट्स क्या है कि टैक्स बर्डन नहीं होगा लोगों पे, तो वो सब है। फिर कंसर्न क्या है इसके, अगर हम मान लो कर भी दिया अगर हमने डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, तो उससे क्या हो जाएगा? एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, हाइपर इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, जो कि जिम्बाब्वे ने भी अभी कर दिया था ऐसा काम। तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, उससे क्या है कि अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग है ये, कि गवर्नमेंट पैसा छापे जा रही है, डाले जा रही है मार्केट में, तो लोगों के पास अभी इतना पैसा हो गया है, तो वो अनाप शनाप चीज़ें खरीदे जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो जिम्बाब्वे में अभी हुआ था, एग्जाम्पल देख लो, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें क्या है कि मोर देन 200% राइज कर जाएगा इन्फ्लेशन, और जिम्बाब्वे में देखो कितना परसेंट हो गया। फिर है इरोड्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के ऊपर से तो विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का, कि अगर ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो बनाते हैं इतना कि हमें इतना कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, ये करना है वो करना है, अगर ऐसा पैसा छाप के ही आपको अगर इन्फ्लेशन को और इन सबको कंट्रोल करना है, तो फिर क्या ज़रूरत है? तो ये आरबीआई पे भरोसा उठ जाएगा। फिर है हर्ट फिस्कल प्रूडेंस। हाँ, तो जो भी कंडीशन होती है गवर्नमेंट की कि वो इस बेसिस पे लोन ले रही है, तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि उसे इस चीज़ के लिए लोन चाहिए था। अब क्या है, गवर्नमेंट का क्या है कि कभी भी मुंह उठा के लोन ले लेगी, क्योंकि उसको पता है कि आरबीआई तो चुका ही देगी उसे। तो ये है। फिर है इनइफेक्टिव टू इंक्रीज लिक्विडिटी, और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर $1 मान लो कि 70 रुपए का है, अब डेप्रिशिएट हो गया रुपये, मतलब अब वो 80 का हो गया, तो $1 80 रुपए में मिलेगा हमें। पहले 70 में मिल रहा था, अब 80 में मिल रहा है, तो हमारी वैल्यू कम हो गई है ना उसमें, तो हमें महंगा मिल रहा है डॉलर एक। तो ये सब हो गया है। फिर आता है नेशनल मोनेटाइजेशन। ये भी करे क्या, या बस करे? हाँ, तो बस करते हैं अभी के लिए, फिर कल करते हैं इसे, ठीक है? Thank you guys for joining the session.